Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 20th of September 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी पहली न्यूज है उड़ीसा गवर्नमेंट से रिलेटेड। हम सब जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के एनडीए गवर्नमेंट के 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 100 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, अपनी अलग अलग पॉलिसी सामने लाई और उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया। सो उसी के रिगार्डिंग कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी पॉलिसीज स्कीम को किस तरह से समराइज किया था, कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और कौन कौन से फ्यूचर में दिख सकते हैं, हमें किस तरफ गवर्नमेंट का एजेंडा मूव ऑन कर रहा है। सो उसी के रिकॉर्डिंग उड़ीसा के गवर्नमेंट से डिस्कशन हुआ, जिस दौरान उन्होंने बताया ब्यूरोक्रेसी लेड गवर्नेंस रिप्लेस्ड विथ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेड गवर्नेंस। मतलब कि इनका मानना ये है कि जो उड़ीसा स्टेट है हमारा, वो अब अपनी गवर्नेंस को लेकर के एक नए मॉडल की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ब्यूरोक्रेसी लेड गवर्नेंस होता था, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स रहते थे ना, वही गवर्नेंस करते थे। लेकिन अब आने वाले समय में या धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं पीपल रिप्रेजेंटेटिव लेड गवर्नेंस की ओर। मतलब कि जो पीपल्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जैसे कि हो गया एमएलए, हो गया एमपीज, हो गया, अब इनके द्वारा गवर्नेंस किया जाएगा। इस एजेंडा की तरफ गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट मूव होती हुई नजर आ रही है। कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया, जैसे कि बात की गई जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो इम्प्रूव करेगी एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। साथ के साथ जो मेजरली उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो कहीं ना कहीं मिनरल रिच एरियाज है, मतलब कि वहां पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं, बट वहां का प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, उस मिनरल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है वहां के लोगों को ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो अब बात कर रहे हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसी चीजें सामने लाएंगे ताकि मिनरल्स का यूटिलाइजेशन हो पाए, वहां के ही लोगों को ग्रो करने में, उस एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे इन्वेस्टमेंट लाए जाए ताकि वो मिनरल्स वहां के डेवलपमेंट में यूज हो सके। साथ के साथ बोली जा रही है आई विल प्रायोरिटाइज एजुकेशन, हेल्थ एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। बोला जा रहा है कि हमारी जो इंडिया है वो इतने सालों से हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर जुडिशियरी है, सिस्टम है, बट जो विमेन से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, हैरेसमेंट हो गया, उनमें कन्विक्शन रेट अभी भी बहुत कम है। उस कन्विक्शन रेट को, जो कि अंडर 10% है, 10% के अंतर्गत आ रहा है, उस कन्विक्शन रेट को और बढ़ाने की बात की जा रही है। मतलब कि केसेस को फटाफट सॉल्व करना ताकि विमेन्स के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पहिया बने और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटिन्यूअसली आगे की ओर ले जाने में मदद करें। देन नेक्स्ट इज genome sequencing will be done to find mpox virus strain, केरला हेल्थ मिनिस्टर। हम सब जानते हैं, हमने कई बार एमपॉक्स को डिस्कस किया कि एमपॉक्स एक मंकी पॉक्स है या डिसीज है जिसके कैरियर्स या होस्ट कह ले वो रहते हैं रोडेंट्स। पहले एक मिसकंसेप्शन था कि इसको ये मंकीज से होता है, बट बाद में रिसर्च के दौरान पता चला कि नहीं, ये रोडेंट से होता है। साथ के साथ ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है और इसमें नॉर्मल जो सिम्टम्स रहते हैं, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, बॉडी पेन हो गया, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रिसेंटली इंडिया के केरल स्टेट में एमपॉक्स के केसेस सामने आए हैं। सो वहां की गवर्नमेंट का मानना ऐसा है कि जो लोग एमपॉक्स से इन्फेक्टेड हुए हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जो ह्यूमन सेल्स रहते हैं ना, उसमें डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स की सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है कि जो कैरियर है, जो वायरस है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन से बना हुआ है। सो अगर वो सीक्वेंसिंग, हमें वो नॉलेज पता चल जाएगा तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए अपनी प्रोसीजर तेज कर सकते हैं। सो बात की जा रही है कि जो भी एमपॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी।
एमपॉक्स वायरस के स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज Central PSU to adopt nearly 5 lakh spots for cleaning beautification। हम सब जानते हैं, हमने कुछ साल पहले से ही स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में चला रहे हैं और उसके तहत हमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारी साफ सफाई देखने को मिल रही है। हमारी सिटीज कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस की तरफ, स्वच्छता की तरफ ज्यादा अपना रुख मोड़ती हुई नजर आ रही है। सो उसी के तहत रिसेंटली एक मीटिंग के दौरान ये बात की गई कि जो सेंट्रल पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो अप्रोक्स 5 लाख स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगी और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेंगी कि उन्हें स्वच्छ रखना, साफ रखना, क्लीन रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका ब्यूटिफिकेशन करने की भी बात करेंगी। ये जो प्रोग्राम है ना, 5 लाख स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको ब्यूटिफाई करना, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही आ रहा है। देन नेक्स्ट इज इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन UNGA रिजोल्यूशन अगेंस्ट इजराइल्स ऑक्यूपेशन। जो हमारा इजराइल वाला रीजन है, वी ऑल नो, लंबे समय से कंटिन्यूअसली वो कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन रहा है। वहां पे कुछ ना कुछ दंगे, फसाद या यूं कह लें कि वायलेंस लाइक सिचुएशन बनी ही हुई है। सो रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल ने पैलेस्टीन के कुछ रीजन को, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वाले कुछ रीजन को एक्वायर कर लिया है। सो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में इसको लेकर के वोटिंग हुई कि इजराइल को पैलेस्टीन के एक्वायर्ड रीजन को छोड़ देना चाहिए। तो इसके रिकॉर्डिंग इस रिस्पेक्ट में इंडिया ने अपना स्टैंड नहीं दिया, मतलब कि इंडिया ने इस चीज में वोटिंग ही नहीं की। एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग मतलब इंडिया ने अपना स्टैंड नहीं दिया, इंडिया ने वोटिंग ही नहीं की, कोई भी अपना स्टैंड नहीं दिया कि इजराइल को खाली करना चाहिए पैलेस्टीन की रीजन्स को कि नहीं करना चाहिए, कुछ भी वोटिंग नहीं दी। उसके पीछे जब जस्टिफिकेशन मांगा गया तो इंडिया का मानना यह है कि इंडिया बिलीव करता है टू स्टैंड्स पर, मतलब कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि इजराइल खाली कर दे पैलेस्टीन से, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा जब आप दोनों कंट्रीज को मिल करके बात करवाएंगे, जब दोनों कंट्रीज एक एग्रीमेंट पर आएंगे कि अब हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, वो होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ना कि ये कि आप उस रीजन को ही खाली करवा दें। Israel to vacate Palestine territories on the basis of the opinion by the International Court of Justice। इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि इसराइल को खाली कर देनी चाहिए पैलेस्टीन की टेरिटरीज। इंडिया का मानना ऐसा है, अवर जॉइंट एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द टू साइड्स क्लोजर, नॉट ड्राइव देम फर्दर अपार्ट। हमारा मकसद क्या होना चाहिए, जो दोनों साइड्स हैं, दैट इज इसराइल और पैलेस्टीन, दोनों को कम क्लोजर, पास लाकर, कोऑर्डिनेट कर कोऑपरेट कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना चाहिए, बल्कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस पर वर्क नहीं करना चाहिए जिससे कि दोनों पार्टीज और भी ज्यादा दूर हो जाए। India's position on a two-state solution for Israel-Palestine peace and the importance of the UN Charter। हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया जितना कि हमारी अवेयरनेस के लिए इम्पोर्टेंट था। Then next is India should increase court system capacity, says FATF। FATF, that is Financial Action Task Force। करप्शन हो गया, ब्लैक मनी हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, इन सब चीजों को कर्ब आउट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर FATF वर्क करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसी के रिस्पेक्ट में इंडिया में हमने एक एक्ट पास किया है, दैट इज नोन एज PMLA, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत हमने इंडिया में कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं। हमने कोशिश की है कि टेरर फाइनेंसिंग कम हो, करप्शन कम हो, मनी लॉन्ड्रिंग कम हो, बट स्टिल यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है सुधार की। उसके रिगार्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिया की जो सिस्टम की कैपेसिटी है ना, वो अपने सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गई। मतलब कि क्या, कि जितने हमने पोस्ट बनाई है, जितने केसेस PMLA के केसेस सॉल्व करने के लिए जितना हमारे पास सिस्टम है, जजेस हैं, वो सब ने अपना सैचुरेशन लेवल
अचीव कर लिया है। सेचुरेशन लेवल मतलब जितने केसेस वो जिस टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम सॉल्व कर सकते थे उन्होंने सॉल्व कर दिए, बट स्टिल इंडिया में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। सो हमें जरूरत है कि हम अपनी सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाएं, मतलब कि और भी ज्यादा ऑफिसर्स को रिक्रूट करें। इंडिया शुड इंश्योर दैट एंटी टेरर फाइनेंसिंग measures aimed at preventing the non-profit organization sector from being abused are implemented in line with risk-based approach। इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया को अपनी सिस्टम कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, साथ के साथ जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए पैसा आ रहा है उसके लिए अपनी एजेंसीज को और भी ज्यादा अलर्ट करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। और साथ के साथ हमने अभी भी अपनी जो पैसा आता जाता है उसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कम किया है, मतलब कि हमें स्क्रीनिंग का यूज बढ़ाना चाहिए। स्क्रीनिंग करने में मशीन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ाना चाहिए ताकि हम प्रॉपर टेररिज्म को कम कर सके, मनी लॉन्ड्रिंग कम कर सके, करप्शन कम कर सके। A technical shortcoming underlined by the FATF is non-inclusion of definition for politically exposed person in PMLA rules। एक और ड्रॉबैक शॉर्टकमिंग की भी बात की जा रही है कि PMLA रूल्स के अंतर्गत अगर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है तो उसको हम नॉन इंक्लूड नहीं करते। सो वो एक तरह की शॉर्टकमिंग है जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। Then next is Harappan civilization enigma remains even after 100 years of exploration। बेसिकली 1924 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा साइट को एक्सकवेट किया था, सर्च आउट किया था। उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारी हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो साइट्स हैं उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती है वो आज भी अलग अलग सेक्टर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि कैसे वहां पर काम होता था। आखिर जो क्ले से बने हुए टॉयज थे, जो चीजें थी, ब्रिक्स थे, वो सब किस तरह से बने हुए थे कि वो आज की डेट तक भी सरवाइव कर रहे हैं। या जो वहां का ड्रेनेज पैटर्न था, जो ग्रेनरी स्टोरेज के लिए घर थे, जो फोर्टिफाइड वॉल्स के अंतर्गत बसा हुआ पूरा एक गांव था, आखिर वो कैसे बने हुए थे, जो उनका सर्वाइवल आज तक भी देखने को मिल रहा है। साथ के साथ एक्सपर्ट्स को और जो भी लोग रहते हैं, इंजीनियर्स रहते हैं, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्रिक्स वगैरह यूज हुई है ना, उनका एक प्रॉपर रेशियो है। उस रेशियो में ही सारी ब्रिक्स बनी हुई है। उन सब के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों वही रेशियो यूज किया गया, उस का क्या आज के सिनेरियो से कोई रेलेवेंस है, क्या हमें अभी भी उस रेशियो के ही ब्रिक्स बनाने चाहिए, सबको लेकर के आज की डेट तक भी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतने साल हो चुके हैं तभी भी आज की डेट में भी लोग उस तरफ आकर्षित होते हैं। पहली चीज। दूसरा चीज जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है वो ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एस्केवेशन था, या यूं कहते जो हड़प्पा की न्यूज सामने आई थी, उसने कहीं ना कहीं एक गैप को फिल किया था। जब हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि इंडिया में चीजें पहले तो स्टोन एज चलता था, स्टोन एज के बाद सीधा इंडिया जंप करके आ गया बुद्धिस्ट एरा में, मतलब कि 6th सेंचुरी BC में। तो ऐसा माना जाता है कि इस गैप को, इस इतने बड़े गैप को कहीं ना कहीं हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन ने फिल किया है कि नहीं भाई, एशियन कंट्रीज, इंडिया में भी सिविलाइजेशन कोई बुद्धिस्ट टाइम की नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से बसी हुई है और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उन्होंने अपनी चीजें इतने बेहतर तरीके से बनाकर रखी कि उसका रेलेवेंस आज के वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहा है। Then next is White Revolution 2.0 to empower women fight malnutrition। अमित शाह, हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके साइड से एक स्टेटमेंट आया है। वो अब बात कर रहे हैं व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की। हम सब जानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिसके अंतर्गत हम मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब हम
व्हाइट रिवॉल्यूशन को ना सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन बल्कि उसे विमेन एम्पावरमेंट से कनेक्ट करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 में जैसे कि जो फीमेल्स घर में इन्वॉल्व रहती हैं, जो अपना काम करती हैं, जो मान लो किसी गाय वगैरह से मिल्क वगैरह निकाल रही है, सो उन लोगों को उनकी सर्विस का पे नहीं किया जाता है। हालांकि वो एम्प्लॉयड तो है बट वो सैलरीड नहीं है। सो उस गैप को फिलअप करने के लिए बात की जा रही है कि White Revolution 2.0 stating that milk dairies will aid empowerment of women and the fight against malnutrition. malnutrition मतलब जो एक पर्सन की बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है, अगर वो पर्सन उन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट से कम ले रहा है तो उसे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सामने देखने को मिलती है। मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है जिसकी वजह से डिसीज हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। सो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। ही सेड व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 will help the inclusion of women engagement in procurement of milk in formal employment as the money will be deposited in their bank accounts. Basically हम सब जानते हैं कि मिल्क की इंडस्ट्री कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट होकर ज्यादा फेमस है। हमने नाम सुना है अमूल का, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस तरह से अलग अलग डेयरी फर्म से रिलेटेड कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं। सो बात की जा रही है व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 में विमेन्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर विमेन वर्क कर रही है, विमेन अपना मिल्क कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में बेचने गई, तो उसके बाद जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वो विमेन्स के ही अकाउंट में किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं विमेन्स का एम्पावरमेंट होगा, साथ के साथ माल न्यूट्रिशन भी कम होता हुआ हमें नजर आएगा। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज और डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव्स को हम मर्ज अप करेंगे, मतलब कि दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स इजीली उसमें असाइन हो पाए। देन नेक्स्ट इज इंडियाज प्लेस इन रशिया यूक्रेन पीस मेकिंग। इस एडिटोरियल में फिर से डिस्कस किया गया है कि इंडिया की प्लेस क्या है रशिया और यूक्रेन में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। समय समय पर इंडिया ने अलग अलग अपना स्टैंड दिया है। हम सब जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, वायलेंस चल रहा है। वो लोग एक दूसरे के एरियाज में एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस इशू के कारण पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो हर एक कंट्री अपना एक स्टैंड रख रहा है कि इस प्रॉब्लम को आखिर कैसे सॉल्व किया जाए। इस रिस्पेक्ट में अगर इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। पहली चीज क्यों? क्योंकि इंडिया शुरू से लेकर अब तक एक नॉन अलाइंड कंट्री रहा है। नॉन अलाइंड मतलब कि जब हमें आजादी मिली थी उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो 2 पोल्स में डिवाइडेड था, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। तो उस टाइम पे इंडिया को एक पोल को ज्वाइन करने को बोला गया, लेकिन इंडिया ने अपना ही रास्ता निकाल दिया, दैट इज नॉन अलाइनमेंट, कि ना तो मैं यूएसए के साइड हूं ना तो मैं यूएसएसआर मतलब रशिया के साइड हूं, मेरा अपना ही एक पाथ है नॉन अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया को डर था कि अभी हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से निकले हैं, फिर अगर हमने किसी पोल को ज्वाइन कर लिया तो कल को हम उनके प्रेशर में रहने लगेंगे, हमारी फिर से जो एक इंडिपेंडेंस है, जो हमारा अपना सॉवरेनिटी है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनका प्रेशर आएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉन अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। तब से लेकर इंडिया नॉन अलाइनमेंट के मूव में बहुत सही साबित हुआ है। अगर अभी रशिया यूक्रेन के इशू को भी देखा जाए ना, तो इस चीज को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बेहतर तरीके से प्रूव किया। कैसे? अभी जब रिसेंट उनकी विजिट हुई थी तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने रशिया विजिट किया, फिर कुछ ही दिन के अंतराल में उन्होंने यूक्रेन में विजिट किया। इससे क्या शो हो रहा है कि हम किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं है, हमें दोनों कंट्री से हम इक्वी डिस्टेंस पे बैठे हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना सैंक्शन लगा दिया था रशिया के ऊपर कि भाई हम रशिया से कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उस टाइम पर इंडिया ने उन सैंक्शंस को फॉलो नहीं किया। इंडिया ने अपने ऑयल ट्रेड को और मल्टीपल ट्रिपल लेवल पर बढ़ा दिया।
फोर फोल्ड टाइम्स हमारा बायलैटरल ट्रेड हो गया था रशिया के साथ। क्यों? क्योंकि रशिया में जो ऑयल था वो बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर तो कोई उनसे खरीद नहीं रहा था। फिर हमने उनसे खरीदा और हमने उनके साथ ट्रेड टाइज को अपने और एक्सपेंड कर दिया। इससे ये चीज दिखाती है कि हम किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं है, हमें अपना प्रॉफिट देखना है, हम अपने हिसाब से चीजों पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं, चाहे फिर ग्लोबल पूरा वर्ल्ड एक तरफ और इंडिया एक तरफ। दूसरी चीज प्रूफ हो गई कि इंडिया अपना एक सिंगल इंडिपेंडेंट पॉलिसीज फॉर्म करता है, उस हिसाब से अपने काम करता है। सो इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है किस चीज में? रशिया और यूक्रेन के इशू को सॉर्ट आउट करने में। इसी के रिगार्डिंग बात की गई है इस एडिटोरियल में कि हर कंट्री ने अपना एक प्रपोजल सामने रखा, जैसे कि चाइना ने अपना प्रपोजल रखा, हंगरी ने रखा, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने प्रपोजल्स रखे, जिन सबको रशिया ने साइडलाइन कर दिया। रशिया उनको फॉलो करने को सामने आ ही नहीं रहा है। लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने कुछ टाइम पहले अपना 4 पॉइंट फॉर्मूला सामने रखा। उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये सही टाइम है। पहले तो दोनों कंट्रीज को समझना चाहिए कि अब समय आ गया है कि अब वॉर को खत्म किया जाए। दूसरा चीज कि दोनों पार्टी स्टेबल में रहनी चाहिए, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इशू को सॉर्ट आउट करने बैठे तो दोनों पार्टीज हमारे सामने रहनी चाहिए। ऐसे ना हो कि एक पार्टी अपना जो कहते हैं अपना लीड हासिल करके दूसरे पर इम्पोज कर रही है डिसीजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी स्टेबल पर रहनी चाहिए। तीसरा चीज ये कि इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इस चीज में, और इंडिया वक्त को देख करके उनकी मदद भी करेगा। इसी रिगार्डिंग जो ये हमारा 4 पॉइंट फॉर्मूला आया ना सामने, इस चीज को किसी भी कंट्री ने, इवन न यूक्रेन न रशिया, दोनों ने इस चीज को नहीं नकारा था। दोनों ये जो पॉइंट है ना, ये सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। इंडिया ने बहुत नॉर्मल और प्रैक्टिकल बात कही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस एडिटोरियल में डिस्कस किया जा रहा है कि अब जरूरत है कि हम अपनी सूझबूझ से ऐसा एक प्लान रेडी करें, ऐसा एक स्ट्रेटजी रेडी करें जो दोनों कंट्रीज को एक साथ ला सके और इस ग्लोबल लेवल के इशू को खत्म किया जा सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑफिशियल्स की मीटिंग से ये इशू खत्म होने वाला नहीं है। मान लो ऑफिसर्स जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी यूक्रेन जा रहे हैं, कभी दोनों के बीच में मेडिएटर का काम करें, इससे ये इशू खत्म होने वाला नहीं है। हमें एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी अपने वर्कफोर्स को यूज करके उस पर काम करना चाहिए, ताकि हम वर्ल्ड के सामने एक पूरा प्रॉपर इस चीज का सॉल्यूशन सामने रख पाए। Then next is acclamation for an Indian leadership that still endures. रिसेंटली कह लें या यूं कह लें, लास्ट मंथ मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की विजिट पर आए थे, जिससे हमने कई सारी बातें डिस्कस की। बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने की बात की, ट्रेड, कनेक्टिविटी, सब चीजों पर हमने बात की। इस एडिटोरियल में उनके द्वारा बोले गए, उनके द्वारा कोट किए गए कुछ कोट्स हैं जो कि फेमस लीडर्स को बिलोंग करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक कोट क्लेम किया था जो बिलोंग करता है, दैट इज ब्लेसिंग्स बिहाइंड देम एंड पीस बिफोर देम, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। ये महात्मा गांधी जी का कोट है। इस तरह से उन्होंने कई सारे कोट्स अपनी मीट के दौरान बताए थे। 20 अगस्त को जब एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी, उस दौरान उन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर्स, रिफॉर्मर्स और अलग अलग लोगों के फेमस कोट्स को कोट किया था। यूपीएससी के एथिक्स के पेपर में जीएस 4 में एक तो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं कि आपको कोर्ट को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है या उसको एग्जामिन करना पड़ता है। सो हमारे लिए जीएस पेपर 4 से रिलेटेड ये सारे कोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आप इसको अपने हिसाब से जीएस 4 के पेपर में एक जब आप मॉडल आंसर्स रेडी करते हो या जब आप अपने नोट्स रेडी कर रहे हो, तो इन कोट्स को ज्यादा फोकस करके एक सैंपल आंसर अपना रेडी करके रख लीजिए, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ रहा है तो आप उसे फटाक से लिख सके। Next is wrong notion. The idea of simultaneous election is inherently anti-federal. इस एडिटोरियल में वन नेशन वन इलेक्शन को के जो ड्रॉबैक्स हैं या यूं कह लें जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। अगर मैं इसे थोड़ा सा डेप्थ में समझूं तो
ऐसा है जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन। फिर जो ऑफिसर लेवल के इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। मेजरली हमने 6 इलेक्शंस काउंट किए जो इंडिया में होते हैं। इनमें से कुछ इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस और पंचायत के इलेक्शंस, साथ के साथ अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन। ये 4 इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। सो इस डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को लेकर के ही न्यूज आई है सामने साइमल्टेनियस इलेक्शन की। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब कि अभी क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्शंस अलग चल रहे हैं, फिर कुछ समय बाद स्टेट इलेक्शंस चलेंगे, कुछ समय बाद पंचायत के इलेक्शन चलेंगे, ऐसे करके समय समय पर अलग अलग इलेक्शन टाइम पर अलग अलग लेवल के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन ये सारे इलेक्शंस 1967 तक साइमल्टेनियस ही थे। क्योंकि जब हम आजाद हुए उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, उसी सिंक में हमने स्टेट्स में भी इलेक्शंस करवा दिए थे और सब जगह ये सारे इलेक्शंस 1967 तक सिंक्रोनस सिंक वे में चल रहे थे। लेकिन 1967 के बाद लोकसभा भंग हो गई या फिर स्टेट्स में प्रॉब्लम आने लगी। इसके चलते इलेक्शंस हर मतलब सेंट्रल लेवल पे तो अलग ही डेट्स में होने लगे, साथ के साथ स्टेट्स में भी अलग अलग टाइम पीरियड में होने लगे। इस चीज को लेकर के कंटिन्यूअसली डिमांड आ रही थी कि जैसे पहले होता था सिंक्रोनस वे में इलेक्शंस होते थे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, हमें जरूरत है कि हम फिर से उस चीज में शिफ्ट हो। 2023 में हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंडर में उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया इस चीज को अच्छे से इंस्पेक्ट करें और अपनी रिकमेंडेशंस हमें प्रोवाइड करें। इस कमेटी ने प्रॉपर चीजों को एनालाइज किया, फिर उसके बाद हमें रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि 82A ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो टेन्योर है उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद 324A को भी ऐड करना पड़ेगा जिसके अंतर्गत हम रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर के चेंजेस करने की बात करें। मतलब कि कुल मिलाकर 12 से 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे जिसके बाद हम अपनी कंट्री में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अपनी नोट दे दी है, मतलब कि अपनी सहमति दे दी है कि हाँ हम अपनी कंट्री में अब वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला चीज टाइम सेव होगा, मनी सेव होगा, साथ के साथ कॉस्ट कम होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा और गवर्नेंस की तरफ हम ज्यादा बढ़ेंगे। और देखिए तो इलेक्शन कैंपेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। जो पॉलिसी पैरालिसिस हमें देखने को मिलता है, मतलब कि क्या, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है ना किसी भी स्टेट में, उस टाइम पे आप कोई बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हो, बड़ी पॉलिसीज नहीं लॉन्च कर सकते हो, सो उसे बोला जाता है पॉलिसी पैरालिसिस। सो वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ नजर आएगा। फ्री बीज हमें कम देखने को मिलेंगी। फ्री बीज मतलब कि क्या होता है, जब इलेक्शन का टाइम रहता है ना तो गवर्नमेंट्स फ्री बीज प्रोवाइड करती हैं, मुफ्त में चीजें बांटती हैं। सो हमें फ्री बीज कम देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस में मनी पावर खेलता है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा मनी है वो सबसे ज्यादा फ्री बीज देता है और उसी की पार्टी बन जाती है। सो वो उसका भी इन्फ्लुएंस हमें कम देखने को मिलेगा। साथ के साथ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग इलेक्ट होकर के सामने आए, मान लो गवर्नमेंट नहीं बन रही है, सो आपको कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप किसी पार्टी के साथ कोलैब करते हो कि हम दोनों गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस दौरान देखा जाता है कि कई बार जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वो समय समय पर अपने गठबंधन को तोड़ कर दूसरे किसी पार्टी के साथ ज्वाइन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी उन्हें और ज्यादा लालच देती है कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो इसको बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं हमें हॉर्स ट्रेडिंग भी कम होती हुई नजर आएगी। ये सारे हुए बेनिफिट्स। इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं सामने। पहली चीज कि वोटर्स
के अंतर्गत इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। वोटर्स क्या करेंगे, नेशनल इशू और स्टेट इशू और रीजनल इशू तीनों को मिक्स कर देंगे और एक पार्टी को जाके वोट कराएंगे। सो पहली चीज, इससे क्या होगा, जो रीजनल लोकल छोटी पार्टीज हैं जो लोकल लेवल पर अच्छा काम कर रही हैं, उनके इवन सर्वाइवल को लेकर भी क्वेश्चन मार्क उठने लगेंगे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएंगी। पहली चीज, इससे क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में बहुत अच्छे तरह से डेवलप्ड है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि जो कह सकते हैं वोटर्स का ट्रस्ट है वो भी कम हो सकता है। जो डेमोक्रेसी के ऊपर वोटर्स का ट्रस्ट है वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात, रिसेंटली अभी इलेक्शंस जब हो रहे थे, जब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तब उस टाइम पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है कि हम सारे स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। मतलब कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन दोनों स्टेट्स में एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए ही उनके पास लॉजिस्टिक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप पैन इंडिया लेवल की बात कर रहे हो, पूरे इंडिया में एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हो, तो उस टाइम के आपके पास कहां, उस टाइम पर आपके पास कहां से आएगा लॉजिस्टिक सपोर्ट, कहां से आएंगे आपकी ईवीएम्स, वीवीपैट्स, फोर्सेस कहां से आएंगी। सो उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो रिसेंटली हमारे एक लॉ कमीशन बनाया गया था। किसकी अध्यक्षता में, बीएस चौहान की अध्यक्षता में। बीएस चौहान जी ने बताया था कि अभी सही समय नहीं है इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन को इम्पोज करने का। सो अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये है कि पहले आपको वोटर्स अवेयरनेस प्लस वोटर एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। साथ के साथ सबका कंसेंसस लेना पड़ेगा। सब लोग एक ही पेज पर आए, सब लोग एग्री कर जाएं इस चीज को लेकर के कि हम अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, मतलब कि वो रेडी हो जाए इस चीज के लिए। लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डेवलप करने की बात की जा रही है। साथ के साथ सबसे बड़ा इशू जो रामनाथ कोविंद की कमेटी ने नहीं सॉल्व किया वो ये है कि आप बोल रहे हो कि अगर मिड टर्म कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट तो आप बचे हुए समय के लिए आप इलेक्शंस करवा दोगे, मतलब कि फुल टाइम गवर्नमेंट नहीं बनाओगे। लेकिन मान लो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ रही है, स्टेट्स में आप इमरजेंसी इंपोज कर दे रहे हो, तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद या तो आपके पास ऑप्शन है कि नए से इलेक्शन करवाओ, या तो आपके पास ऑप्शन है कि जो पहले गवर्नमेंट बनी हुई थी उसी का टाइम कंटिन्यू करवाओ। सो इन सब चैलेंजेस को अभी रामनाथ कोविंद कमेटी ने नहीं एड्रेस किया है। सो इसको लेकर के सामने क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सो दिस वाज द आर्टिकल रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे हमने बहुत डेप्थ में एनालिसिस कर लिया है। इस एडिटोरियल में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए और कौन कौन से चैलेंजेस सामने आ सकते हैं उसको भी लेकर के डिस्कस किया गया है। द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इफ हेल्ड टुगेदर, कॉस्ट, अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो उसकी कॉस्ट पर क्या असर होगा, उससे अभी तक कोई भी एस्टिमेट्स नहीं निकाले गए। साथ के साथ हर एक लेवल के इलेक्शन की अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है कि लोकल लेवल पर जब इलेक्शंस होते हैं तब उनकी अलग इंपॉर्टेंस है, नेशनल लेवल के इलेक्शंस की अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम एक साथ सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवा देंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो हमें कम होती हुई नजर आएगी। Then next is Sri Lankan polls economy takes center stage. Basically श्रीलंका में रिसेंटली हमें इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि अभी श्रीलंका में इलेक्शंस होंगे, उसको लेकर के डिस्कस किया जा रहा है कि अभी जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं बात कर रही हैं इकोनॉमी को संभालने की। क्यों? क्योंकि 2022 में श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से वहां के जो प्रेसिडेंट है उनको रिजाइन करना पड़ा था। Sri classic twin deficit problem dramatically escalated when President Gotabaya Rajapakse resorted to rash policy decisions including significant tax cuts. उन्होंने टैक्स कट्स कर दिए थे एंड अडॉप्ट बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। उन्होंने क्या किया था अपनी कंट्री में, श्रीलंका में
ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर ही बैन कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर भी पूरी तरीके से टूट गया था। सो एक और प्रॉब्लम सामने आ गई थी, एंड अ फेल्यूर टू डिवाइस अ प्लान टू मीट डेट रीपेमेंट डेडलाइंस, स्पेशली after foreign reserves dwindled in the wake of the pandemic and questionable policy। वहां की इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से नीचे गिर गई थी कि जो उनके इवन ये चांसेस सामने आ गए थे कि जो कंट्री ने डेट लिया है, जो कंट्री ने लोन लिया है अलग अलग जगहों से, वो उनमें डिफॉल्ट ना कर दे। इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट्स कट कर दिए गए थे, पहली चीज। दूसरा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर बैन कर दिया गया था। तीसरा, वहां पे मतलब कि जो भी उनका जो रिजर्व है वो इस लेवल तक खत्म हो चुका था कि वो अपने डेट्स को, अपने लोन्स को रीपे नहीं कर सकते थे। और फिर साथ के साथ इन्फ्लेशन वहां पे 94% हाई हो चुका था। मतलब कि आपको अगर एक ब्रेड का पैकेट लेने जाना है तो आपको ट्रक भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता था सिर्फ ब्रेड लेने के लिए, इस लेवल का इन्फ्लेशन। सो उसके बाद गोटाबया राजपक्षे की जो गवर्नमेंट है उसे रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद वहां पे रेनिल विक्रम सिंह की गवर्नमेंट बनाई गई। उन्होंने चेंजेस लाए, उन्होंने वैट को इंक्रीज किया, वैल्यू एडेड टैक्स को बढ़ाया, एसेंशियल गुड्स को तभी भी उस वैट के एम्बिट से बाहर रखा ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ लग्जरियस गुड्स पर वैट को इंक्रीज किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की। बट स्टिल अभी भी जो वहां की कंडीशन है इन्फ्लेशन को लेकर के, वो अभी भी टारगेट्स के अंतर्गत नहीं है, अभी भी वहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा ही है। सो बात की जा रही है कि अभी जो सिनेरियो है, जो वहां पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें जो सेंट्रल स्टेज है, मतलब कि जो मेन लीड रोल प्ले करेगी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी ही प्ले करेगी कि कौन सी पार्टी के अंतर्गत, किस पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा है जो हमारी गिरी हुई इकोनॉमी को संभाल सकता है। Next is no role for private sector in MSP based purchases under revamped PM आशा स्कीम। पीएम आशा एक स्कीम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, दैट इज अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके तहत हमने 3 कंपोनेंट्स लॉन्च किए। पहला कंपोनेंट बात करता है एमएसपी को लेकर के, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनके फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करेगी। इसके अंतर्गत हमने ऑयल सीड्स को भी इंक्लूड कर दिया था कि ऑयल सीड्स और पल्सेस भी गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट क्या यूं कह ले कि प्रोक्योर की जाएंगी। पहला कंपोनेंट। इस स्कीम का दूसरा कंपोनेंट था गैप्स को फिल करने के लिए। मान लो मार्केट में किसी ग्रेन की जो प्राइस है वो चल रही है 20 रुपीज, लेकिन एमएसपी मतलब कि हमने डिसाइड किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए 25 रुपए, तो गैप आया 5 रुपए का। सो गवर्नमेंट उस गैप को फिल करने की बात करे कि मान लो किसी फार्मर ने मार्केट में अपनी गेहूं बेच दी 20 रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट उसको उसका 25 रुपए देने वाली थी। सो वो 5 रुपए का गैप गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मतलब कि दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें हम प्रोक्योरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे कंपोनेंट में सिर्फ गैप फिलिंग की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा कंपोनेंट, इसमें हम बात कर रहे हैं प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट। मतलब कि हम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर फूड ग्रेन्स का प्रोक्योर करेंगे और स्टॉक बनाएंगे उसका। इस कंपोनेंट को हमने अपनी पीएम आशा स्कीम से हटाने की बात की गई है। मतलब कि नो रोल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन एमएसपी बेस्ड परचेसेस अंडर रिवैम्प्ड पीएम आशा स्कीम। इस स्कीम के तहत हम बात कर रहे हैं कि हम अपने फार्मर्स को उनकी फूड ग्रेन्स का, उनकी फूड के लिए, उनकी क्रॉप्स का एक प्राइस, सही दाम प्रोवाइड करेंगे। Then next is a trail of exploding pagers that runs from Taiwan to Lebanon through Hungary. Basically pagers क्या होते हैं? एक तरह का डिवाइस होता है जो कि
लेबनान यूज कर रहा है इजराइल में अटैक करने के लिए। सो इजराइल अपनी एक इनिशिएटिव चला रहा है कि कैसे करके मैं इन पेजर्स को पेजर्स के मूवमेंट को या जहां पेजर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको कैप्चर कर लूं, ताकि लोगों तक ये पेजर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे मोबाइल फोन रहती है ना वैसे ही पेजर्स भी होते हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज रहती है ताकि वो ट्रैक नहीं हो पाते। सो इजराइल उनके मूवमेंट को रोकना चाह रहा है ताकि इजराइल पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो कम किए जा सके। इसको हम इन डेप्थ समझेंगे अपने प्रीलिम्स बिट रिवीजन में। प्रीलिम्स बिट रिवीजन में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स जो है ना वो चालू हुआ था यूएसए से। बेसिकली 1979 में यूएसए में प्राइस ऑयल प्राइस को लेकर के मेजर चेंजेस आए। उन मेजर चेंजेस के कारण जो ऑयल सेक्टर से कनेक्टेड कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट प्रॉफिट गेन कर लिया। मान लो आज की डेट में ऑयल का प्राइस चल रहा है 20 रुपए। सपोज मैं जानती हूँ कभी 20 रुपए तो नहीं चल सकता है, बट स्टिल मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ कि ऑयल का प्राइस आज की डेट में 20 रुपए है। एक हफ्ते के अंतर्गत जियोपॉलिटिकल चेंजेस इस तरह से हो जाए कि ऑयल का प्राइस जो है 20 रुपए से सीधा 100 रुपए पहुंच जाए। मतलब कि कितना चेंज हुआ, 80 रुपए का चेंज। मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक तो अवेलेबल होगा ना, मैंने पहले ही ऑयल को इंपोर्ट कर लिया होगा। वो इंपोर्टेड ऑयल कितने रुपए में खरीदा होगा मैंने, 20 रुपए में, लेकिन अब मैं वो ऑयल कितने में बेचूंगी, 100 रुपए में। सो मुझे एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न हुआ। इस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसे बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स Windfall tax, a surtax imposed by governments on business or economic sectors that have benefited from economic expansion। मतलब कि अगर अनएक्सपेक्टेड और अबव एवरेज प्रॉफिट किसी कंपनी को हो रहे हैं तो उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। इसका पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कि एक ही कंपनी सारे प्रॉफिट को खुद कंज्यूम ना करे, उस प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इक्वलिटी इंश्योर हो पाए। देन नेक्स्ट इज हिजबुल्ला एंड इट्स रिलायंस ऑन पेजर्स। मैंने पहले भी डिस्कस किया था पेजर्स के बारे में। आप देख सकते हैं ये एक डिवाइस है, इसे बोला जाता है पेजर। जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला एक ईरान बैक्ड ग्रुप है जो कि सदर्न लेबनान में रहता है। बेसिकली जैसे देखो ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया और ऊपर यहाँ लेबनान है, ठीक है। साथ के साथ अगर पैलेस्टीन की बात करें तो ये वेस्ट बैंक वाला रीजन और ये गाजा स्ट्रिप वाला रीजन। सो इजराइल के ऊपर ईरान बैक्ड हिजबुल्ला ग्रुप पेजर्स की हेल्प से अटैक करता है। पेजर्स क्या होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है जो कि शॉर्ट मैसेजेस या यूं कह ले एक सिग्नल भेजने के काम आते हैं। ये पेजर्स डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, इसी की वजह से इनके थ्रू मैसेज भेजना इजी हो जाता है। इसलिए इजराइल ने एक अपना इशू किया कि उन्हें ये पेजेस डिटेक्ट करने हैं और उनको एक्सप्लोड करवाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही इजराइल ने इन पेजर्स की फंक्शनिंग ऐसे करवा दी कि जब ये पेजर्स यूज होते हैं ना तो ये एक्सप्लोड कर जा रहे हैं, और इन एक्सप्लोजन की वजह से 3000 से ज्यादा लोग इंजर हो चुके हैं और 9 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने पेजर ऑन किया, सिग्नल भेजने की कोशिश की, पेजर एक्सप्लोड हो गया, उनकी डेथ हो गई, कुछ लोग घायल हो गए। A pager is a small portable device used to receive short messages or alerts। ये जो काम करता है ना, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है मतलब कि कैसे, यहीं पे कनेक्टेड होगा, इसका कनेक्शन सीधा सैटेलाइट्स वगैरह से तो नहीं होगा, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट भी नहीं किए जा सकते। सो इजी हो जाता है हिजबुल्ला के द्वारा अटैक्स को कंडक्ट करवाना। सो इजराइल जो है वो अपना स्टेप उठा रहा है कि मैं किस तरह से इन पेजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर या पेजर्स के यूज को रोक सकूं। नेक्स्ट इज करम पर्व।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन में अपना एक पर्व मनाया है जो कि एक हार्वेस्टिंग पर्व है, जिसे बोला जाता है करम पर्व। एक पेड़ होता है जिसे बोला जाता है कदम पेड़, उसको वेरिएट हो के वो करम पेड़ बन गया है। बेसिकली वो एक कदम का पेड़ है जिसकी पूजा की जाती है। इस फेस्टिवल पर पूरा फोकस रहता है कदम के पेड़ पर। संथाल हो गए, मुंडा हो गए, उरांव, बैगा, खारिया, ये सारे ट्राइबल कम्युनिटीज कदम पर्व मनाती हैं। देन नेक्स्ट इज फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट फेस्टिवल। री इन्वेस्ट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल। हम सब जानते हैं इंडिया का मोटिव है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाए। तो उसी के रिस्पेक्ट में एक हमने प्रोग्राम चलाया है, एक इवेंट है जिसे बोला जाता है री इन्वेस्ट। एक मेजर इवेंट है ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू शो ऑफ इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल टू द वर्ल्ड को हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पोटेंशियल दिखाने के लिए हम री इन्वेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। It invites investors from around the globe to support India's renewable energy projects. इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हम ग्लोबल वर्ल्ड लेवल से फाइनेंस को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करिए ताकि हम अपने जो सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपरली डेवलप कर पाए। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, 2022 में 17 सितंबर के दिन ही इस प्रोजेक्ट चीता को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी देखे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बेसिकली चीताज 1952 में इंडिया से एक्सटेंट हो गए थे। फिर हमने बात की कि हम अफ्रीकन चीता नामीबिया से अपनी कंट्री में लेकर आएंगे और उन्हें रीस्टैब्लिश करवाएंगे। इंडिया में एक स्टेट है मध्य प्रदेश जिसका कूनो नेशनल पार्क हमने डेजिग्नेट किया टाइगर चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। देन न्यूज आई है ईस्टर आइलैंड से, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर आइलैंड का लोकेशन। ईस्टर आइलैंड बेसिकली सदर्न अमेरिका के चिली वाले कोस्ट के साइड में लोकेटेड है। इसको एक डच एक्सप्लोरर ने ईस्टर संडे के दिन सर्च किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया ईस्टर आइलैंड। बेसिकली ईस्टर आइलैंड में जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स ये यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं। अभी ईस्टर आइलैंड इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि वहां पर इकोसाइड जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं। इकोसाइड मतलब कि क्या होता है, जैसे सुसाइड होता है ना, वैसे ही इकोसाइड मतलब इन्वायरमेंट में ऐसी चेंजेस होना कि रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन के चलते इन्वायरमेंट के बदलते उसको चलते लोगों की अब मास नंबर ऑफ लोगों की डेथ हो रही है, उसी को बोला जाता है इकोसाइड। हमारे लिए ईस्टर आइलैंड का लोकेशन इंपॉर्टेंट था और उसकी कौन सी चीजें जो हैं वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं उससे भी हमने डिस्कस कर लिया। So this was all about today. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस, हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए ताकि यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो भी वीडियोस पीडीएफ्स हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो आपको समय पर मिल पाए और यूपीएससी क्रैक करना हो जाए और भी इजी।